तो स्वागत है आपका पेगासिस कैरियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज जो है वो अपन पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी। देखिए, ये मैंने आपको बताया था कि जो इंडियन इकोनॉमी सब्जेक्ट है उसके जो क्वेश्चन है वो लगभग 2 से 3 प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं, और कई बार जो है वो 4-5 प्रश्न तक जो है वो एसएससी पूछ लेती है। तो और बड़े ही बेसिक जनरल क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमी में, जो है वो कभी भी बहुत घुमा फिरा करके या जो है वो कंफ्यूजिंग करने वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं। एकदम बेसिक कंसेप्ट के जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज अपन जो है वो इंडियन इकोनॉमी जो है वो शुरू करेंगे। और देखिए, सब्जेक्ट शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा जो है वो इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है वो दे देता हूँ कि एसएससी के अंदर जो है वो कौन से टॉपिक्स जो है वो पूछे जाते हैं, और इकोनॉमी के अंदर अपन को पढ़ना क्या क्या है, क्योंकि अपन को एसएससी के हिसाब से जो है वो पढ़ना है। और अपन को देखें, अपने यहाँ पर जो है वो अप्रोच ये रहेगी कि कोई भी सब्जेक्ट अपन इस तरीके से पढ़े कि अपना जो है वो एसएससी के अंदर क्वेश्चन जो है वो क्रैक हो जाए। तो जो मेजर पर्पस है अपना वो है क्वेश्चन को जो है वो क्रैक करना। अपन को जो है वो विषय विशेषज्ञ जो है वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो है वो नहीं बनना है। तो अपन एसएससी को ध्यान में रखते हुए जो है वो टॉपिक्स और जो है वो सब्जेक्ट को जो है वो कवर करेंगे। तो देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था, तो इसके जो है वो अपन मान के चलते हैं कि देखें लगभग कितने प्रश्न जो है वो आएंगे, 4 क्वेश्चन। और देखें, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मैं उम्मीद करता हूँ आप सबके पास जो है वो होंगे, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर होने बेहद जो है वो ज़रूरी है। उसी से जो है वो आपको पता लगेगा कि कितने टॉपिक, कोई टॉपिक से जो है वो कितने क्वेश्चंस जो है वो आते हैं, और जो है वो किस लेवल के या किस टाइप के जो है वो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चंस का लेवल जो है वो क्या है, टाइप जो है वो क्या है, नेचर जो है वो क्या है, तो वो आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से जो है वो पता चलेगी। तो और वो होनी जो है वो बेहद ज़रूरी है। तो इंडियन इकोनॉमी के आप मान करके चलिए 4 से 5 क्वेश्चन एवरेज। अब हो सकता है 3 क्वेश्चन भी पूछे जाए, और कई बार हो जाता है कि 6 क्वेश्चन भी जो है वो पूछ लेते हैं। तो अपन एवरेज पकड़ लेते हैं कि 4 to 5 क्वेश्चन इकोनॉमी के जो है वो पेपर में पूछे जाते हैं। अब देखें, इकोनॉमी के अंदर बेसिकली पढ़ना क्या है, और अपने जो है वो एसएससी में जो है वो कहाँ कहाँ से क्या प्रश्न आते देखें। देखें, इकोनॉमी के अंदर 3 तरीके की पॉलिसीज़ है। एक है फिस्कल पॉलिसी, एक है मॉनेटरी पॉलिसी। पूरी इकोनॉमी इन 3 पॉलिसीज़ के इर्द गिर्द घूमती है देखें। और एक होती है ट्रेड पॉलिसी। ट्रेड पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी को हिंदी में अपन कहते हैं राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति। मॉनेटरी पॉलिसी को अपन हिंदी में कहते हैं मौद्रिक नीति। और ट्रेड पॉलिसी को अपन कहते हैं व्यापार नीति। तो देखिए, ये जो पूरी इकोनॉमी है ये 3 तरीके की पॉलिसीज़ के इर्द गिर्द जो है वो घूमती है। कि भाई, जैसे देखें, अपन संविधान पढ़ते हैं, तो संविधान के अंदर जो पूरा जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पूरा 3 शब्दों के या 3 व्यवस्थाओं के इर्द गिर्द घूमता है। जैसे एक होती है कार्यपालिका, एक होती है व्यवस्थापिका, और एक होती है न्यायपालिका, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। इन तीनों को ही तो जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में डिटेल में बता रखा है। तो उसी तरीके से जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी में ये 3 तरीके की पॉलिसीज़ है, और इन्हीं को जो है वो डिटेल में जो है वो पढ़ा जाता है। तो एक एक करके मैं थोड़ा बता देता हूँ, ताकि आपको जो है वो एक आइडिया रहे कि सब्जेक्ट का जो है वो आउटलाइन क्या है, सब्जेक्ट का जो है वो दायरा क्या है, और उसके बाद जो है वो अपन सब्जेक्ट में प्रवेश करेंगे। टॉपिक वाइज टॉपिक ये सारी चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पर जो है वो कवर करवाई जाएगी। तो देखें, जैसे सबसे पहला आता है फिस्कल पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी में अपन क्या क्या पढ़ना है देखें। देखिए, ये सिर्फ एक आउटलाइन है। हिंदी में क्या कहते हैं, राजकोषीय नीति। देखिए, फिस्कल पॉलिसी के अंदर जो है वो, देखिए, फिस्कल का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि जो गवर्नमेंट की इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड पॉलिसीज़ है, सरकार की जो आय और व्यय, आय एवं व्यय से संबंधित नीतियों को ही जो है वो राजकोषीय नीति कहा जाता है। तो इसके अंदर जो जो टॉपिक अपन पढ़ेंगे या फिस्कल पॉलिसी में जो जो आता है, अब आय और व्यय, तो सबसे पहला आएगा बजट। और देखिए, इस बार अगर आप पेपर उठा करके देखेंगे 2022 के जो है वो सीजीएल टीयर 1 हो, टीयर 2 हो, बजट के स्ट्रक्चर में से सीधे सीधे जो है वो सवाल पूछे गए हैं। कैपिटल इनकम, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से।
तो बजट को पूरा डिटेल में अपन पढ़ेंगे कि बजट क्या होता है, बजट की जो है वो हिस्ट्री क्या है, बजट के संवैधानिक प्रावधान क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो बजट कहाँ पर मेंशन कर रखा है, बजट को कौन पेश करता है, बजट जो है वो मैक्सिमम टाइम किसने पेश जो है वो किया है, बजट कब जो है वो पेश होता है, रेल बजट और मेन बजट को जो है वो कब मर्ज जो है वो किया गया, बजट के अंदर जो है वो कितने अकाउंट होते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट होते हैं, राजस्व खाता और पूंजीगत खाता जो है वो होता है। ठीक है, फिर जो है वो बजट के डेफिसिट्स कितने जो है वो होते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, मोनेटाइज डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, बजट डेफिसिट। तो बजट को पूरा डिटेल में अपन पढ़ेंगे। और आपने सुना होगा फिस्कल डेफिसिट जो आज भारत सरकार का मेजर इंडेक्स है, तो राजकोषीय घाटे को भी अपन डिटेल में, तो बजट पूरा टॉपिक जो है वो अपन जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा जो फिस्कल पॉलिसी के अंदर चैप्टर अपन पढ़ेंगे, देखें टैक्सेशन, कर। तो इन दोनों से, बजट से और टैक्स से, दोनों से सवाल लगते हैं और ये दोनों फिस्कल पॉलिसी के अंतर्गत पढ़े जाते हैं। टैक्सेशन के अंदर देखें भारत सरकार आपको पता है खूब सारे टैक्स लगाती है। डायरेक्ट टैक्स होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो होते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस में इनकम टैक्स हो गए, इनडायरेक्ट टैक्सेस में वैट हो गए, ठीक है, आपके जो है वो जीएसटी वगैरह हो गए। अभी जैसे जीएसटी जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ है जुलाई 2017 के अंदर, 1 जुलाई को। तो जीएसटी की हिस्ट्री क्या है, जीएसटी के जो है वो लागू करने के लिए जो है वो कौन कौन सी कमेटीज़ जो है वो बनी थी, और फाइनली जा कर के 1 जुलाई 2017 को जो है वो जीएसटी इंडिया के अंदर जो है वो लागू हुआ। तो जीएसटी से रिलेटेड सारे जो है वो बातें हैं कि जीएसटी काउंसिल वगैरह क्या है, जीएसटी के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो है वो क्या है, जीएसटी से जो है वो सरकार को क्या बेनिफिट वगैरह हुए। तो और ये देखें, ये तो वैसे भी एसएससी वालों को बहुत ध्यान से ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि देखें नौकरी लगने के बाद जो सिलेक्शन वगैरह हो जाता है, तो नौकरी जो है वो इन सरकारी विभागों में टैक्सेस के डिपार्टमेंट में ही जो है वो करनी है। जैसे एक्साइज इंस्पेक्टर को आज अपन जीएसटी इंस्पेक्टर जो है वो कहते हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वगैरह जो है वो हो गए। तो टैक्स के चैप्टर को जो है वो अपन डिटेल में जो है वो पढ़ेंगे कि भारत सरकार कौन कौन से टैक्स लगाती है, राज्य सरकारें जो है वो कौन कौन से टैक्स जो है वो लगाती है, और डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। और टैक्स रिफॉर्म्स के लिए इंडिया के अंदर जो समय समय पर कमेटीज़ बनी है, जो समय समय पर समितियों का जो है वो गठन किया गया है भारत के अंदर टैक्सेस को जो है वो लेकर के, तो उनके बारे में भी, जैसे एक राजा जी चले कमेटी का नाम आता है, इंडिया के अंदर जो है वो मेजर टैक्स रिफॉर्म्स उसी कमेटी की सिफारिश पर हुए थे। तो ये 2 टॉपिक पढ़े जाते हैं किसके अंदर, फिस्कल पॉलिसी के अंदर। फिर आता है देखें नंबर 2 मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी हिंदी में इसको क्या कहते हैं साहब, मौद्रिक नीति। अब देखें मौद्रिक नीति के अंदर जो है वो अपन को 3 टॉपिक जो है वो पढ़ने हैं। सबसे पहला बैंक, दूसरा शेयर बाजार, शेयर बाजार जिसको अपन कहते हैं शेयर मार्केट, और तीसरा महंगाई, इन्फ्लेशन। तो मॉनेटरी पॉलिसी में अपन जो है वो कितने टॉपिक पढ़ेंगे, 3 टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे। सबसे पहला बैंक। और देखिए जब मैं बैंक की बात कर रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ किसकी, आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको जो है वो अपन को पढ़ना है। अब जब मैं शेयर मार्केट को बात कर रहा हूँ तो अपन बात कर रहे हैं किसकी, सेबी की, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो देखें मॉनेटरी पॉलिसी में जैसे बैंक है, तो इंडिया के अंदर जो है वो बैंकिंग हिस्ट्री वगैरह जो है वो क्या रही है, बैंकों का इतिहास, कि इंडिया का पहला बैंक कौन सा था, कौन सा बैंक कब जो है वो एस्टेब्लिश हुआ, बैंक से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज हो गई। और फाइनली आता है आरबीआई, कि आरबीआई वो संस्था है जो इंडिया के अंदर पूरे बैंकिंग सेक्टर को क्या करती है, नियंत्रित करती है, रेगुलेट करती है। तो आरबीआई की हिस्ट्री क्या है, आरबीआई जो है वो कब बना, आरबीआई के जो है वो काम क्या है, तो वगैरह वगैरह। तो बैंकिंग, उसकी हिस्ट्री और बैंक से जुड़ी हुई सारी टर्मिनोलॉजीज, और आरबीआई से जुड़ी हुई हिस्ट्री और आरबीआई के जो है वो काम, ये डिटेल में पढ़े जाएंगे। और देखें अमूमन आप मान करके चलो एक क्वेश्चन जो है वो बैंक और आरबीआई से जुड़ा हुआ एसएससी के अंदर आता ही आता है। फिर आता है देखें शेयर बाजार। अब शेयर बाजार के अंदर जो है वो आपने सुना होगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। तो एक तो देखें ये शेयर बाजार का कंसेप्ट क्या है, शेयर बाजार जो है वो किस अवधारणा पर जो है वो आधारित है, कैसे ये चीज़ें जो है वो काम करती है। इंडिया के अंदर जो है वो शेयर बाजार की क्या हिस्ट्री है, दुनिया के अंदर जो है वो थोड़ा बहुत शेयर बाजार की क्या हिस्ट्री है। जैसे कई बार ये पूछ लेते हैं कि पूरे विश्व में जो है वो पहला शेयर मार्केट कहाँ एस्टेब्लिश हुआ था,
तो इसका आंसर है नीदरलैंड्स के अंदर जो है वो सबसे पहला जो है वो शेयर मार्केट स्टॉक एक्सचेंज वगैरह वहाँ एस्टेब्लिश हुआ। फिर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर कई बार सवाल बन जाते हैं, जो 1792 में बना था। तो इंडिया के अंदर भी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या है, ये चीज़ें सारी कैसे काम करती है, इनके प्रेजेंट में जो है वो अभी CEOs और MD कौन है, डायरेक्टर वगैरह जो है वो कौन है, और सेबी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वो संस्था जो पूरे भारतीय शेयर बाज़ार को नियंत्रित करती है, नियमित करती है, रेगुलेट जो है वो करती है। तो उसके बारे में जो है वो अपन पढ़ेंगे। तो सेबी के बारे में और शेयर मार्केट के बारे में, इधर बैंक के बारे में और RBI, क्योंकि RBI जो है वो बैंकिंग सेक्टर को जो है वो नियंत्रित करती है। और तीसरा आता है देखें इन्फ्लेशन, महंगाई। ये शब्द आप लोगों ने खूब सुना होगा। तो महंगाई का कंसेप्ट क्या है और महंगाई से जुड़ी हुई कौन कौन सी थ्योरीज वगैरह है, महंगाई के जो है वो कितने प्रकार होते हैं, महंगाई के कितने स्टेजेस वगैरह जो है वो होते हैं, भारत सरकार और RBI महंगाई को नियंत्रित करने के लिए क्या पॉलिसीज़ बना रही है, क्या कदम जो है वो उठा रही है, फिर महंगाई का इम्पैक्ट जो है वो क्या पड़ता है, अगर महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उससे लोगों के ऊपर या इकोनॉमी के ऊपर या हमारे एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स के ऊपर जो है वो क्या असर पड़ता है। और फिर इसमें मेजर आता है देखें कि महंगाई को मापे कैसे हैं, ये कैसे पता चलेगा हमें कि इकोनॉमी के अंदर महंगाई है कि नहीं है, महंगाई को जो है वो कैसे मापा जाए, हाउ टू मेजर इन्फ्लेशन। तो उसके भी तरीके हैं, ठीक है। एक होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो हर महीने जारी होते हैं, इनको कौन जारी करता है, इनके क्या कंसेप्ट है, ये अपन डिटेल में पढ़ेंगे। और एक तरीका होता है GDP डिफ्लेटर, कि कैसे जो जिसका फॉर्मूला होता है नॉमिनल GDP अपॉन रियल GDP। तो ये क्या होते हैं GDP डिफ्लेटर, WPI, CPI, ये सब पढ़ेंगे अपन इस टॉपिक में। तो महंगाई को पूरा डिटेल में, क्योंकि यहाँ से भी देखें इस बार 2022 CGL में आप जो है वो Tier 2 का पेपर उठा के देखिएगा, आपको इन्फ्लेशन में से जो है वो सीधे सीधे जो है वो सवाल दिखेंगे 2022 CGL Tier 1 में। तो देखें फिस्कल पॉलिसी के अंदर 2 टॉपिक, बजट जो कि भारत सरकार से संबंधित है, टैक्सेशन जो कि भारत सरकार से संबंधित है, ये दोनों पढ़ेंगे अपन फिस्कल पॉलिसी में। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर अपन यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, बैंक, RBI, शेयर मार्केट, सेबी और इन्फ्लेशन। और अगली जो है वो पॉलिसी आती है देखें ट्रेड पॉलिसी। अब देखें ट्रेड का मतलब आप लोगों को पता ही है, व्यापार, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, व्यापार नीति। अब व्यापार नीति का मतलब क्या है देखें, व्यापार नीति का मतलब सीधा सीधा है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। भाई इंडिया इंपोर्ट करता है और क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, आयात एवं निर्यात। इन 2 पॉलिसीज से ही जो है वो रिलेटेड होती है सारी ट्रेड, कि ग्लोबली जो है वो, भाई देखें आयात का मतलब क्या है कि बाहर से जो है वो वस्तुओं को देश में जो है वो मंगवाना। हम बाहर से कोई भी गुड्स को जो है वो परचेस करते हैं, वो आयात है। और इंडिया का अगर कोई भी प्रोडक्ट जो है वो बाहर बिकता है तो उसको जो है वो निर्यात कहते हैं। तो इससे रिलेटेड सारी बातें जो है वो पढ़ी जाती है किसमें, व्यापार नीति में। तो इसके अंदर देखें सबसे पहला टॉपिक जो आता है वो अपन थोड़ा डिस्कस करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर। क्या आता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान का संतुलन, भुगतान का। देखें आप इनको साथ साथ नोट ज़रूर करते जाइएगा, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आप नोट्स बनाते जाएं, क्योंकि देखें केवल सुनने से या समझने से जो है वो मामला नहीं बैठेगा। जब तक आप प्रॉपर नोट्स फॉर्मेशन नहीं करेंगे, चीज़ें जो है वो आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड नहीं करेंगे, लिखेंगे नहीं अपने हाथों से, और उसी को बार बार लिख करके उसी को बार बार पढ़ना है, उसी को रिवीजन जो है वो करना है। आप एक बार आपने वीडियो देखा, उससे आप प्रॉपर नोट्स जो है वो बना लें, उसके बाद आप उन नोट्स को जो है वो याद करें, ठीक है। नोट्स को जो है वो रट्टा मारें, नोट्स को 10, 20, 25 बार जो है वो बार बार पढ़ के जो है वो उनको आप याद कर लें, उसी से जो है वो फ़ायदा होगा, उसी से जो है वो सिलेक्शन होगा। तो नोट्स बनाना बेहद ज़रूरी है, बिना नोट्स के जो है वो मामला नहीं बैठेगा। तो एक तो पढ़ेंगे अपन बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो है वो बारे में, ये कंसेप्ट क्या होता है अपन आगे समझेंगे। फिर दूसरा जो है वो आता है, देखें इसके अंदर अपन पढ़ेंगे जो, देखें ये मैं आपको SSC के हिसाब से बता रहा हूँ। तो दूसरा पढ़ेंगे अपन, देखें एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो SSC का फेवरेट है, आप पेपर उठा कर देखिएगा, रिपीटेड मोड पर, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय संगठन। रिपीटेड मोड पर यहाँ से सवाल लगते हैं, और जब अपन अंतर्राष्ट्रीय संगठन कह रहा हूँ मैं,
तो इसमें अपन 3 चीज़ों को पढ़ेंगे, वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO और UNCTAD। ये 4 संस्थाएं, सॉरी 3 नहीं 4। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में अपन 4 ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। वर्ल्ड बैंक आपने नाम सुना होगा, अभी इसके ऊपर खूब क्वेश्चन बन रहे हैं कि अभी हाल ही में जैसे जो अजय बंगा हैं वो वर्ल्ड बैंक के जो है वो अध्यक्ष अपॉइंट किए गए हैं US गवर्नमेंट के द्वारा, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के जो है वो द्वारा। तो अजय बंगा के ऊपर अभी खूब सवाल बन रहे हैं। तो वर्ल्ड बैंक क्या है, कब बना, इसकी पूरी हिस्ट्री क्या है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो ये 4 इंस्टीट्यूशंस है, इनके द्वारा कौन सी रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, ये संस्थाएं जो है वो कब बनी, इन संस्थाओं का इतिहास क्या है, कौन इनके अध्यक्ष हैं, इन संस्थाओं के हेडक्वार्टर कहाँ पर है, डेट्स वगैरह जो है वो क्या है, कब बनने की इनकी तारीखें वगैरह। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अपन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ेंगे। और थोड़ा ये भी देख लेंगे कि भारत देखें इन संस्थाओं में अपना क्या पक्ष रखता है, ठीक है, इंडिया का जो है वो क्या एक स्टैंड है इन संस्थाओं को जो है वो लेकर के, तो वो भी अपन को पता होना चाहिए। क्योंकि देखें SSC के अंदर वैसे एनालिटिकल पोर्शन इतना ज़्यादा जो है वो सिलेबस में नहीं है। SSC जो है वो केवल फैक्ट्स के ऊपर जो है वो फोकस करती है। तो यहाँ पर अपन दोनों लेकर के चलेंगे, एनालिटिकल भी थोड़ा लेकर के चलेंगे, ताकि आपका एक कंसेप्ट बिल्डिंग जो है वो होना बेहद ज़रूरी है। बेसिक चीज़ें जो है वो पता होनी चाहिए, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग जो है वो होनी चाहिए, ताकि उसके बाद चीज़ें याद करने में जो है वो दिक्कत ना हो। तो ये हो गया, तो ये तो बेसिक टॉपिक। और इसके अलावा अगर एक देखें बात करें तो यहीं पर ही मैं लिख देता हूँ तीसरा टॉपिक, 2 हो गए। तीसरा अपन एक सेस के बारे में डिस्कस करेंगे। सेस होते हैं देखें स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है, इसको कहते हैं विशेष आर्थिक क्षेत्र। कि सेस का कंसेप्ट कहाँ से इंडिया ने लिया है, इंडिया के अंदर अभी टोटल कितने सेज हैं और किस स्टेट में सबसे ज़्यादा जो है वो सेज हैं, सेज का पर्पस क्या है। तो अपन बेसिक, बहुत ज़्यादा गहराई में तो नहीं है, SSC नहीं पूछेगी इसमें से, पर अपन एक बेसिक सेज के ऊपर जो है वो चर्चा कर लेंगे कि भाई सेज क्या होता है, सेज का पर्पस क्या है, कंसेप्ट आया ही कहाँ से। और जैसे राजस्थान के अंदर 2 सेज वगैरह हैं, दोनों जयपुर के अंदर जो है वो पड़ते हैं। तो थोड़ा अपन सेज के बारे में पढ़ लेंगे, क्योंकि क्या पता कभी SSC पूछ ले कि सेज का कंसेप्ट बताओ इंडिया ने कहाँ से लिया है, जैसे यही प्रश्न जो है वो पूछ ले। तो ये चीज़ें अपन सेज के चैप्टर में जो है वो देखेंगे। तो ट्रेड पॉलिसी के अंदर अब तक कितने टॉपिक हैं जो अपन यहाँ पर पढ़ेंगे, आपके SSC के हिसाब से ज़रूरी है। एक तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया जिसमें 4 संगठन हो गए, एक सेज का कंसेप्ट हो गया, और एक और अगर अपन पढ़ें तो देखें, एक अपन पढ़ेंगे विदेशी मुद्रा भंडार। ये भी थोड़ा महत्वपूर्ण है SSC के हिसाब से, विदेशी मुद्रा भंडार, जिसको अपन क्या कहते हैं, फॉरेन करेंसी रिजर्व्स। तो ये हो गया चौथा टॉपिक, 1, 2, 3 और 4। विदेशी मुद्रा भंडार जैसा आपने सुना होगा कि जैसे अभी न्यूज़ में आता है कि इंडिया का फॉरेन करेंसी रिजर्व्स है $600 अरब। तो अब धीरे धीरे हालांकि बढ़ रहा है, देखें अभी ये मैं 600 कह रहा हूँ तो 600 फिक्स नहीं है, ये 600 का फ्यूचर में जो है वो 620 होगा, 650 होगा, हो सकता है अभी जो है वो 650 पे जो है वो चल रहा हो, क्योंकि लगातार हमारे फॉरेन करेंसी रिजर्व्स जो है वो इंक्रीज ही हो रहे हैं। ये भी आपने जैसे सुना होगा कि 1991 में हमारे फॉरेन करेंसी रिजर्व्स केवल जो है वो 1 अरब जो है वो रुपीज़ के आसपास जो है वो रह गया था, कि जिससे हम केवल 1 हफ्ते का ही जो है वो आयात इंपोर्ट जो है वो कर सकते थे। तो फॉरेन करेंसी रिजर्व्स क्या होते हैं, किस रूप में विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो रहते हैं, विदेशी मुद्रा भंडारों को भारत में जो है वो रखने का डिपार्टमेंट या रखने की जिम्मेदारी किसके पास में है, फिर तो ये किन फॉर्म्स में फॉरेन करेंसी रिजर्व्स वगैरह रहते हैं। तो ये चीज़ें भी जो है वो अपन व्यापार नीति के अंतर्गत जो है वो पढ़ेंगे। तो विदेशी मुद्रा भंडार, सेज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो देखें, सबसे पहली फिस्कल पॉलिसी जिसमें सीधा सीधा बजट और टैक्स, दूसरा मॉनेटरी पॉलिसी जिसके अंदर बैंक हो गया, आपके शेयर मार्केट हो गया, सेबी वगैरह हो गया, महंगाई हो गया, ट्रेड पॉलिसी के अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, उसके बाद जो है वो आपके स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो गए, फॉरेन करेंसी रिजर्व्स हो गए। उसके बाद देखें, ये तो 3 मेजर पॉलिसीज़ है जो इकोनॉमी में पढ़ी जाती है और जो पूरी इकोनॉमी इन्हीं के इर्द गिर्द जो है वो घूमती है। उसके अलावा कुछ टॉपिक हैं जो देखें अपने SSC के हिसाब से महत्वपूर्ण है, जिसमें सबसे पहला आता है नेशनल इनकम, जो SSC का फेवरेट भी है। मान के चलो नेशनल इनकम से भी सीधे सीधे सवाल लगते हैं, और राष्ट्रीय आय खूब पूछे जाते हैं, सीधे सवाल, कोई SSC इसमें घुमा फिरा करके नहीं पूछती है।
आपने सुना होगा एक जीडीपी के बारे में, कि जैसे अभी हमारे इंडियन के पीएम साहब ये कहते हैं कि 2024-25 तक देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर करना है। तो जीडीपी क्या है, एनडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, एनएनपी क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, इंडिया में कौन सी संस्थाएं या कौन सी संस्था जो है वो ये जीडीपी, एनएनपी और एनडीपी और जीएनपी को कैलकुलेट जो है वो करती है। और फिर नेशनल इनकम किसको कहते हैं, जैसे एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को नेशनल इनकम कहते हैं, ये आपने खूब सुना होगा। तो फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, करंट प्राइस क्या होता है, बेस ईयर क्या होता है। आपने ये भी सुना होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार वर्ष 2011-12 है। तो अब ये 11-12 ही क्यों है, ये 11-12 एक्चुअल में जो है वो है क्या। तो ये सारी चीज़ें हैं कि नेशनल इनकम क्या है, जीडीपी वगैरह क्या होते हैं, इनसे जुड़े हुए सारे कंसेप्ट। एनएसओ जो कि इंडिया के अंदर जो है वो जीडीपी को कैलकुलेट करता है, तो एनएसओ की हिस्ट्री जो है वो क्या है, और जो है वो फाइनली नेशनल इनकम क्या है, और उसी से निकलती है पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद देखें अगला टॉपिक आता है पॉवर्टी, गरीबी। अब यहाँ से भी देखें सीधे सवाल जो है वो लगते हैं। गरीबी का मतलब कि भाई जैसे जब व्यक्ति अपनी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पाता है तो उसको गरीबी जो है वो कहते हैं। रोटी नहीं है उसके पास, रहने को जो है वो छत नहीं है, पीने को जो है वो पानी नहीं है, शिक्षा स्वास्थ्य नहीं है। When person is unable to fulfill its basic needs or necessities of life, then it is known as poverty. तो अब गरीबी के जो है वो कंसेप्ट क्या है, ठीक है। गरीबी से जुड़े हुए जैसे दो टर्म्स आती है, लॉरेंस कर्व क्या है, कोफिशिएंट ऑफ गिनी जो है वो क्या है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या है, रिलेटिव पॉवर्टी क्या है। और इंडिया के अंदर जो है वो देखें गरीबी कैलकुलेशन कि भाई किसको गरीब माने, किसको गरीब नहीं माने। तो गरीबी कैलकुलेशन की हिस्ट्री कहाँ से जो है वो शुरू हो रही है, भारत में गरीबी के गणना का इतिहास जो है वो कहाँ से प्रारंभ हो रहा है। दादा भाई नेहरू वगैरह का नाम आता है 1868 में, उनकी किताब थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो एसएससी ने कई दफ़े जो है वो पूछी है। तो गरीबी को मापे कैसे हैं, गरीबी का इतिहास क्या है, ठीक है, मापने का इतिहास, गरीबी का इतिहास नहीं, गरीबी को मापने का जो है वो इतिहास। और इंडिया के अंदर गरीबी के आंकड़े कौन पब्लिश करता है। और आफ्टर इंडिपेंडेंस कि सन 47 में जब हमें आज़ादी मिली और 50 में भारत का संविधान लागू हुआ, तो आज़ादी के बाद गरीबी के मापन के लिए कौन कौन सी जो है वो समितियों का जो है वो निर्माण किया गया है। तो उसके ऊपर भी जो है वो देखें, लास्ट कमेटी बनी थी 2014 में, सी रंगराजन कमेटी। तो उन कमेटी की बेसिक रिपोर्ट्स, अपन को कमेटीज़ की बहुत डिटेल में रिपोर्ट्स नहीं पढ़नी होती है। हाँ, बेसिक क्या रिपोर्ट, किस कमेटी ने क्या कहा, कोई फार्मूला सुझाया है, ठीक है। जैसे ये कई बार पूछा जाता है कैलोरी फार्मूला किसने दिया, तो वो अपन बेसिक पढ़ेंगे। और कमेटीज़ के सारे नाम, ईयर वगैरह वो आपको याद रखना है। तो गरीबी का मतलब पूरा टॉपिक कि गरीबी को इतना पढ़ लेंगे कि आपके एसएससी में कभी भी पॉवर्टी से रिलेटेड प्रश्न जो है वो गलत नहीं होगा, ठीक है। कंप्लीट कवर करेंगे, नेशनल इनकम को पूरा इतना अच्छे से जो है वो पढ़ लेंगे कि आपके नेशनल इनकम से रिलेटेड कभी भी जो है वो प्रश्न गलत नहीं होगा। फिर तीसरा टॉपिक जो अपन पढ़ेंगे, देखें एक रिपोर्ट पढ़ेंगे अपन, कुछ रिपोर्ट्स भी, जैसे एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, आपने खूब सुना होगा, रिपीटेड क्वेश्चन। इस बार 2022 सीजीएल टीयर 2 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सीधे पूछे गए थे कंट्रीज़ को जो है वो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में जो है वो जमाने गए, कि देशों को जो है वो सीक्वेंस में जमाइए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, जो उनकी रैंक है उस हिसाब से। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, मानव विकास सूचकांक। देखें एक तो ये सूचकांक, और एक अपन पढ़ेंगे, एक रिपोर्ट और है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। इन दोनों इंडेक्सेस को अपन यहाँ पर कवर करेंगे। विश्व खुशहाली सूचकांक, क्योंकि देखें ये दोनों इंडेक्स महत्वपूर्ण है। और दोनों के कंसेप्ट क्या है, क्योंकि देखें महत्वपूर्ण तो ये ज़्यादा है वैसे अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, पर ये भी देखें इसमें से भी सवाल जो है वो लगते हैं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कि ये इंडेक्स जो है वो कौन जारी करता है, कब से जारी हो रहा है, कितने देशों पे जारी हुआ है, कितने देशों पे जारी होता है, इंडिया की इसमें क्या रैंक है, टॉप 5 कंट्रीज़ क्या है, बॉटम 5 कंट्रीज़ जो है वो क्या है, किन आधारों पर ये रिपोर्ट जो है वो पब्लिश होती है, इस रिपोर्ट को पब्लिश करने की जो है वो हिस्ट्री क्या है, कब से हो रही है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन साहब और प्रोफेसर महबूबुल हक साहब का नाम जो है वो आपने सुना होगा कभी। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को अपन यहाँ पर जो है वो पढ़ेंगे। उसके बाद देखें जो 5वां टॉपिक है,
जो टॉपिक यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा वो है एक देखें प्लानिंग, ठीक है, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, नियोजन, कि जिसमें सीधा सीधा आता है देखें 5 ईयर प्लान, जिसमें क्या आता है सीधा सीधा 5, हालांकि देखें पंचवर्षीय योजनाएं, पंचवर्षीय योजनाएं, हालांकि देखें भारत सरकार ने 5 ईयर प्लान का कंसेप्ट खत्म कर दिया है, आज की तारीख में 5 ईयर प्लान एग्जिस्ट नहीं करते हैं। 12th 5 ईयर प्लान जो था उसका जो है वो टाइम पीरियड 2012 से जो है वो 2017 तक था, 12वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड, ठीक है, 31 मार्च 2017 को वो ख़त्म हो गई है। पर फिर भी देखें किस 5 ईयर प्लान में क्या मेजर डिसीजन लिए गए, कौन सी संस्थाएं जो है वो बनाई गई, तो इसके ऊपर जो है वो अभी भी जो है वो सवाल बनते हैं। तो वो अपन को जो है वो समझना है कि कौन से 5 ईयर प्लान में, जैसे कई बार पूछ लेते हैं कि गरीबी हटाओ का नारा किस 5 ईयर प्लान में दिया गया, सेकंड 5 ईयर प्लान किस थ्योरी पर आधारित था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान किस थ्योरी पर आधारित था, हेरोड डोमार मॉडल वगैरह, महालनोबिस मॉडल से रिलेटेड कौन सी पंचवर्षीय योजना है, किस पंचवर्षीय योजना में हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन को फोकस किया गया, तीव्र औद्योगिकीकरण को जो है वो बढ़ावा दिया गया, हरित क्रांति का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से है, श्वेत क्रांति जो है वो किस पंचवर्षीय योजना के समय जो है वो हुई। तो ये टर्म्स वगैरह, और देखें जब अपन प्लानिंग की बात करेंगे तो प्लानिंग हिस्ट्री तो अपन को पढ़नी है ही है कि इंडिया के अंदर जो है वो नियोजन का क्या इतिहास रहा है। 1934 में जो है वो जो आपके एम विश्वेश्वरैया साहब थे जिनकी किताब आई थी प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, और ये किताब पूछी गई है कि प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के जो है वो राइटर कौन है, तो एम विश्वेश्वरैया, 1934 में एक किताब आई थी। तो उन्होंने सबसे पहली बार जो है वो देखें इंडिया के अंदर प्लानिंग का कंसेप्ट जो है वो दिया था। तो प्लानिंग की हिस्ट्री के साथ साथ देखें इंडिया के अंदर प्लानिंग इंस्टीट्यूशंस कि वो कौन सी संस्थाएं हैं जो देश की तरक्की के लिए, ठीक है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म जो है वो प्लान तैयार करती है। तो एक आपने नाम सुना होगा देखें प्लानिंग कमीशन, इसको अपन पढ़ेंगे ढंग से यहाँ पर क्योंकि 5 ईयर प्लान यही तैयार करता था। और एक एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, हिंदी में इसको क्या कहते हैं साहब, राष्ट्रीय विकास परिषद। तो ये दो संस्थाएं तो ये हो गई प्लानिंग कमीशन और राष्ट्रीय विकास परिषद। और एक संस्था जो, क्योंकि देखें ये जो संस्थाएं है ना, 5 ईयर प्लान का कंसेप्ट चूंकि ख़त्म कर दिया गया है, क्यों ख़त्म किया, उसके पीछे क्या लॉजिक है, ये भी अपन जो है वो समझेंगे। जैसे आपने एक शब्द सुना होगा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, तो और जो है वो फेडरल स्ट्रक्चर को जो है वो मजबूत करने के लिए जो है वो इसको ख़त्म करके जो है वो नीति आयोग लेकर के जो है वो आए हैं। मौजूदा सरकार जो है वो क्या लेकर के आई है साहब, नीति आयोग। आपने सुना होगा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग जो है वो इंडिया। और ये जो होता है ना, तो ये बॉटम टू टॉप थ्योरी पर काम करता है। प्लानिंग कमीशन काम करता था टॉप टू बॉटम थ्योरी। अब टॉप टू बॉटम थ्योरी क्या होती है, बॉटम टू टॉप थ्योरी जो है वो क्या होती है, कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म जो है वो क्या होता है, सहकारी संघवाद जो है वो क्या होता है, ये सब अपन इन टॉपिक्स में जो है वो पढ़ेंगे। तो प्लानिंग के अंदर प्लानिंग की हिस्ट्री, इन संस्थाओं के बारे में, नीति आयोग क्या है, प्लानिंग कमीशन क्या है। जैसे सीधा प्रश्न अभी एसएससी ने पूछा था कि बताइए नीति आयोग के जो है वो उपाध्यक्ष कौन है, नीति आयोग के जो है वो सीईओ कौन है, इनके ऊपर सीधे सीधे प्रश्न जो है वो बनते हैं। और 5 ईयर प्लान, हर पंचवर्षीय योजना की जो खास खास बातें हैं अपन जो है वो कवर करते हुए जो है वो चलेंगे। तो ये 5 टॉपिक जो है वो हो गए। और देखें मेरे हिसाब से यही टॉपिक है जो अपन को एसएससी में जो है वो पढ़ने हैं। मोटा माटी इन्हीं में से जो है वो प्रश्न लगते हैं, ठीक है। एक अपन काउंट कर सकते हैं वैसे, बेरोजगारी, छठा टॉपिक अपन किसको शामिल कर लेते हैं, अगर अपन इंक्लूड करें तो बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। हालांकि देखें अनएम्प्लॉयमेंट से बहुत ज़्यादा कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, ठीक है, सीधा सीधा होता है। 8 प्रकार की बेरोजगारियां होती है, उनको सीधे सीधे नाम से उनके नाम पढ़ने और उनके सीधे सीधे जो है वो अपन को कंसेप्ट जो है वो पढ़ने कि कौन सी बेरोजगारी का जो है वो कंसेप्ट जो है वो क्या है, छुपी हुई बेरोजगारी क्या है, स्ट्रक्चरल बेरोजगारी जो है वो क्या है, डिसगाइज्ड बेरोजगारी क्या है, अंडर एम्प्लॉयमेंट जो है वो क्या होता है। तो वो भी अपन पढ़ लेंगे, ठीक है, कि सरकार की जो है ठीक है 8 प्रकार की बेरोजगारी क्या है और उनके जो है वो मायने क्या होते हैं। तो क्या पता कभी सवाल जो है वो पूछ ले।
और फिर एक देखें अगर अपन जोड़े 7वां पॉइंट और, तो गवर्नमेंट की योजनाएं, ये भी अपन जो है वो यहाँ पर कवर करेंगे, जिसको अपन लिख देते हैं पॉलिसीज, प्लान्स एंड पॉलिसीज। अब आपको पता है देखें सरकार जैसे डायरेक्ट खूब सारी योजनाएं लेकर के आती है, जैसे अभी इकोनॉमी के अंदर एक मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है, इंफ्रास्ट्रक्चर 100 लाख करोड़ का जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो है वो स्कीम वगैरह है, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन स्कीम वगैरह जो है वो है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम वगैरह जो है। तो देखिए पास्ट की अगर मैं बात करूं तो आपने सुना होगा मेक इन इंडिया जो है वो स्कीम है, आपके जो है वो प्रधानमंत्री जो है वो जन धन योजना वगैरह है, मुद्रा स्कीम वगैरह है, अटल पेंशन योजना हो गई, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा जो है वो योजना हो गई, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना हो गई। जैसे अटल पेंशन योजना के ऊपर अभी सीधा सीधा सवाल जो है वो बना था 2022 सीजीएल के टीयर 2 के अंदर। तो इसके अंदर अपन कोशिश करेंगे कि मेजर पॉलिसीज़, हालांकि देखें कई पॉलिसीज़ बीच बीच में आती रहेगी, उसका जिक्र करेंगे अपन कि कौन सी स्कीम कौन सी डेट को जो है वो लॉन्च हुई है, ठीक है, चाहे वो हाईवे से रिलेटेड हो, चाहे वो जो है वो बैंकिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट कम करने से रिलेटेड हो, चाहे वो एग्रीकल्चर से जो है वो रिलेटेड हो, तो वो बीच में आती जाएगी। और जो स्कीम रह जाती है तो अपन कोशिश करेंगे कि एंड में जो है वो उनकी सारी डेट की, क्योंकि देखें स्कीम में आपसे सीधा पूछा जाएगा कि फलाना स्कीम जो है वो किस तारीख को लॉन्च हुई और मोटा मोटी उसके प्रावधान कि इस स्कीम के अंदर जो है वो मेजर टारगेट जो है वो क्या दे रखा है। तो वो भी अपन जो भी हालिया जो स्कीम्स है करंट के अंदर जो सरकार स्कीम्स लेकर के आ रही है और पास्ट के अंदर जो पिछले 5-6 सालों के अंदर जो है वो स्कीम्स आई है, तो उनकी डेट उनके प्रोविजंस वो अपन जो है वो सीक्वेंस के अंदर लिख देंगे। तो इकोनॉमी में देखें 3 पॉलिसी प्लस ये 7 जो टॉपिक हैं, मेरे को लगता है कि यही इतना पढ़ लेंगे ना आप तो आपके काफ़ी होगा। और आप ये मान करके चलें कि इकोनॉमी में अगर 4 से 5 सवाल जो है वो लगते हैं तो आप सारे सवाल जो है वो इजीली करने की स्थिति में हो गए। इतनी इकोनॉमी पढ़ने के बाद मेरे को नहीं लगता कि जो है वो आपका इकोनॉमी में से जो है वो प्रश्न कोई भी गलत होगा। इतना तो जो है वो मैं आपको आत्म भरोसा जो है वो दिलाता हूँ, ठीक है, इतना तो आश्वासन जो है वो मैं देता हूँ। तो शुरू करते हैं। देखें तो ये तो हो गया देखें एक आउटलाइन कि इस सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे। अब जो है वो अपन सीधा शुरू करते हैं। देखें अपन देखें शुरू करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी। और जो मैंने आपको मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर 3 हेडिंग बताई थी, बैंक, शेयर मार्केट, ठीक है, और इन्फ्लेशन। तो अपन देखें जिस सीक्वेंस में मैंने बताया ना उसी सीक्वेंस में अपन आगे जो है वो बढ़ेंगे। तो अपन जो है वो सबसे पहले शुरुआत करेंगे किसके बारे में, बैंक के बारे में। तो आप नोट्स बनाते रहिएगा ज़रूर। देखें आप जब कभी भी पढ़ाई करें तो हर सब्जेक्ट के जो है वो देखें सेपरेट रजिस्टर जो है वो ज़रूर बना लें, कि जैसे जीके का एक सेपरेट जो है वो रजिस्टर हो गया, और थोड़े मोटे जो है वो बनाएं क्योंकि खूब चीज़ें जो है वो अभी आएगी आगे। तो नहीं तो पतला बनाएंगे फिर रजिस्टर बढ़ जाएगा, नया रजिस्टर लेना पड़ेगा, वो फ्लो और सीक्वेंस जो है वो टूटता है। तो मैथ का एक अलग रजिस्टर बनाए, रीजनिंग का, और प्रॉपर नोट्स फॉर्मेशन जो है वो करें। तो वीडियो देखते वक्त जो है वो आप जो भी यहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं तो उनके प्रॉपर नोट्स बनाते जाएं और उनको जो है वो बार बार आपको क्या करना है, याद करना है। तो आप सबसे पहला हेडिंग लगा लो बैंक के बारे में, या अपन कह देते हैं बैंकिंग। अब देखें बैंकिंग की अगर अपन बात करें तो देखो बैंक बेसिकली एक ऐसी संस्थान है, ठीक है। देखो बैंक को कहते हैं मॉडर्न फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। क्या कहते हैं साहब, मॉडर्न। थोड़ा सा अगर मैं बैंक के बारे में बताऊं फिर इसके बाद अपन बैंकिंग हिस्ट्री में बताता हूं आपको। मॉडर्न फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हिंदी में क्या कहेंगे, आधुनिक वित्तीय संस्थान। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, इंडिया के अंदर जुडिशरी और बैंकिंग का जो है वो कंसेप्ट, भारत के अंदर पूरी न्याय प्रणाली का जो है वो सिस्टम है जो आज अपन देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट वगैरह जो है वो है, और इंडिया के अंदर जो है वो पूरा बैंकिंग का कंसेप्ट है, ये देन है ब्रिटिशर्स की। जब तक गोरे लोग जो है वो भारत नहीं आए थे, ये इंग्लैंड वाले ब्रिटिशर्स जो है वो इंडिया नहीं आए थे, उसके पहले आप कभी भी बैंकिंग जैसी इंस्टीट्यूशंस, बैंकिंग संस्थाओं के बारे में कभी नहीं पढ़ोगे आप। मिडाइवल हिस्ट्री के अंदर हो या प्राचीन भारत के जो है वो इतिहास में हो, एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर हो, और अंग्रेज़ों के आने के पहले आप न्याय प्रणाली जैसी संस्थाओं के बारे में भी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जुडिशरी के बारे में भी आप कभी भी नहीं पढ़ेंगे प्राचीन और मध्यकालीन में।
क्योंकि वो टाइम के अंदर देखें राजा, आपके बादशाह, नवाब, जो ये सुल्तान हुआ करते थे, उन्हीं के अंदर जो है वो न्यायिक शक्तियाँ भी जो है वो हुआ करती थी। तो ये शुद्ध रूप से जो है वो देखें देन है अंग्रेज़ों की। देखो बैंकों को कहते हैं मॉडर्न फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। देखो बैंकों के दो काम है मोटा मोटी अगर अपन देखें तो। सबसे पहला बैंकों का काम है डिपॉजिट्स लेना। क्या लेना साहब? जमाए लेना। जमाए लेना। भाई आप जाते हैं और बैंक के अंदर जाकर के आप अपना पैसा जमा करवा देते हैं। वो बात अलग है कि बैंक में कितने प्रकार के खाते खुलते हैं, अपन आएंगे उसके ऊपर कि टोटल 4 प्रकार के जो है वो खाते होते हैं। फिक्स्ड अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट जो है वो होता है, करंट होता है, रिकरिंग जो है वो होता है। तो एक काम है बैंकों का कि लोगों से डिपॉजिट्स लेना। आप जाते हैं अपना पैसा बैंक में जो है वो जमा करवा देते हैं। दूसरी बात, मार्केट के अंदर किसकी फैसिलिटी उपलब्ध करवाना? ऋण। दूसरा बैंक का जो है वो काम क्या है कि बाजार के अंदर जो है वो लोन उपलब्ध करवाना। भाई बैंक करता ना, अलग अलग तरीके के लोन देता है। कार लोन देगा, पर्सनल लोन देगा, होम लोन देगा, इंडस्ट्रियलिस्ट को जो है वो लोन देता है। और अपन ने देखा जो भी बैंक के अंदर पैसा जमा करवाया है, बैंक अपन को उस डिपॉजिटेड अमाउंट के ऊपर क्या देगा? इंटरेस्ट देगा। क्या देगा? इंटरेस्ट। ठीक है, ताकि इससे आपको जो है वो मुनाफा हो। भाई तभी तो आप पैसा जो है वो जमा करवाएंगे। आपको अगर रिटर्न नहीं मिलेगा तो विदाउट रिटर्न तो आप क्यों जमा करवाओगे बैंक के पास में? आप उस पैसे को कहीं और जा करके इन्वेस्ट कर दोगे, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दोगे, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दोगे, गोल्ड में इन्वेस्ट जो है वो कर दोगे। बैंक जब आपको इंटरेस्ट देगा तभी तो आप अपने पैसे को जो है वो बैंक में जमा करवाएंगे। और दूसरा देखिए, बैंक जब लोन देता है तो वो लोगों से क्या वसूलता है? इंटरेस्ट। अब एक चीज़ ये याद रखिएगा, बैंक हमको जो इंटरेस्ट देता है वो बहुत कम देता है, और बैंक जो मार्केट में लोन देता है उसकी इंटरेस्ट रेट हाई होती है। तो उस बीच में बैंक प्रॉफिट कमाते हैं, बैंक अपना भी जो है वो मुनाफा कमाते हैं। और ऐसे ही सिस्टम जो है वो चलता है। लोगों से पैसे लेना, लोगों को ब्याज देना, उस पैसे को मार्केट में जो है वो उधार देना, लोन देना, और उस उधार के ऊपर जो है वो ब्याज वसूलना। और ब्याज वसूलने की या इंटरेस्ट रेट जिसके ऊपर लोन दिए जाते हैं वो ज़्यादा होंगे उसकी तुलना में जो हमको इंटरेस्ट जो है वो दिए जाते हैं, और उससे बैंक जो है वो प्रॉफिट कमाता है। तो ये बेसिकली बैंक का जो है वो कंसेप्ट है। और बैंक के लिए केवल आप शब्द यूज़ रख लेना, मॉडर्न फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, और दो काम, लोगों से डिपॉजिट्स लेना और मार्केट में जो है वो लोन देना। अब देखें बैंकिंग हिस्ट्री की अगर अपन बात करें तो जैसा मैंने ये बताया कि ये सब देन ब्रिटिशर्स की है। अंग्रेज़ आए और भारत में बैंकिंग कंसेप्ट जो है वो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। तो देखें 1770 के अंदर इंडिया का पहला बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अब आपको ये रट्टे मारना है, देखें सीधा सीधा याद करना है, क्योंकि ये सवाल एसएससी ने पूछा है, और दोनों पूछे हैं कि विच वॉज इंडियाज़ फर्स्ट बैंक। 4 ऑप्शन दे देंगे। एक ऑप्शन क्या था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। और ये भी पूछा है कि बताइए बैंक ऑफ हिंदुस्तान कब एस्टेब्लिश हुआ? तो 1770 में। तो हिंदी में इसको क्या लिखेंगे साहब? बैंक ऑफ हिंदुस्तान कब बना? 1770 के अंदर, 1770 में। अच्छा, बनाने वाली कंपनी कौन सी थी? देखें अलेक्जेंडर एंड कंपनी। देखें ये इंग्लैंड की ही एक कंपनी थी, ब्रिटिश जो है वो कंपनी हुआ करती थी जिसका नाम था अलेक्जेंडर एंड कंपनी। और ये बैंक एस्टेब्लिश कहाँ हुआ था? कलकत्ता। क्या कहते हैं? तो अगर कभी कोई आपसे ये पूछे कि इंडिया का पहला बैंक कब एस्टेब्लिश हुआ? 1770। क्या नाम था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। किस कंपनी के द्वारा स्थापित हुआ? हिंदी में लिखेंगे कैसे? अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा। ठीक है, ये मैंने हिंदी में लिख दिया, ये ले साहब। अगर कोई पूछे कि बताइए भारत का पहला बैंक कहाँ पर जो है वो एस्टेब्लिश हुआ, तो आप जगह याद रख लेना, कलकत्ता। तो ये था इंडिया का पहला बैंक, 1770 के अंदर जो है वो एस्टेब्लिश हुआ था। हालांकि देखें ये कुछ समय बाद जो है वो आगे जा करके बंद हो जाता है, तो अपन को उससे कोई देखें लेना देना नहीं है। ठीक है, कब बंद हुआ वगैरह आपसे कोई नहीं पूछेगा, आप तो ये याद रखिएगा एस्टेब्लिश जो है वो कब हुआ। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान का नाम, कंपनी का नाम, जगह का नाम, ईयर, ये याद रखना है। तो यहाँ से शुरू होती है बैंकिंग हिस्ट्री। तो 1770 से इंडिया की बैंकिंग हिस्ट्री जो है वो क्या होती है? शुरू होती है। उसके बाद देखें 1881 में अंग्रेज़ों ने एक बैंक बनाया जिसका नाम था, देखें, अवध
कमर्शियल बैंक, क्या नाम था? अवध कमर्शियल बैंक। अब ईयर याद रखिएगा। देखें, अवध कमर्शियल बैंक के बारे में आपको क्या याद रखना है। देखो, ये स्थापित किया गया था किसके द्वारा? इट वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय, स्थापित बाय ब्रिटिशर्स। ठीक है, अंग्रेजों ने जो है वो इसकी स्थापना की थी, लेकिन इसको चलाने का काम कौन करते थे? चलाने का कार्य इट वॉज रन बाय, ये आप याद रखिएगा, इंडियंस। देखें, अवध कमर्शियल बैंक बनाया था 1881 में अंग्रेजों के द्वारा, लेकिन इस बैंक को जो है वो चलाने का काम कौन करते थे? इंडियंस, भारतीय लोग जो है वो करते थे। तो आपसे एसएससी ये सवाल पूछ सकती है, भारतीयों द्वारा संचालित भारत का पहला बैंक कौन सा था? विच वॉज इंडियाज फर्स्ट बैंक विच वॉज रन बाय इंडियंस? तो याद रखिएगा, अवध कमर्शियल बैंक विच वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1881 बाय ब्रिटिशर्स एंड इट वॉज रन बाय इंडियंस। 1881 में अंग्रेज़ों द्वारा अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना की गई, जिसे भारतीयों द्वारा संचालित किया जाता था या भारतीयों द्वारा चलाया जाता था। तो ये फैक्ट भी जो है वो याद रखिएगा। तो पहला बैंक 1770, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, पहला भारतीयों द्वारा संचालित बैंक अवध कमर्शियल बैंक 1881। अब उसके बाद देखें, फिर 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखें परीक्षा के दृष्टिकोण से, पंजाब नेशनल बैंक वॉज एस्टेब्लिश्ड। देखें, पंजाब नेशनल बैंक के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये भारतीयों द्वारा स्थापित था और भारतीयों द्वारा ही संचालित था। इंडियाज फर्स्ट कंप्लीटली इंडियन बैंक। आईएमपी लगा लीजिएगा इसको, एग्जाम में ये पक्का सवाल जो है वो बनता है। पहला पूर्णतः भारतीय बैंक। देखें, पंजाब नेशनल बैंक स्थापित भी भारतीयों द्वारा ही किया गया और इसको जो है वो चलाने का काम भी जो है वो भारतीय ही चलते करते थे। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? पहला पूर्णतः भारतीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक था। और देखें, ये बना था लाहौर के अंदर। मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ। और इस बैंक को बनाने का कभी भी अगर पूछा जाए ना कि पीएनबी को जो है वो बनाने का श्रेय या पीएनबी की स्थापना के पीछे जो है वो कौन व्यक्ति जो है वो उत्तरदायी थे, तो याद रखिएगा, श्री लाला लाजपत राय। लाला जी ने ये बैंक बनाया था, लाला लाजपत राय। तो इन जनाब का नाम जो है वो याद रखिएगा। तो साइमन कमीशन, जब हिस्ट्री में पढ़ेंगे इंडिया आता है, तो साइमन कमीशन के जो है वो भारत आने पर इनकी डेथ वगैरह जो है वो हो जाती है, क्योंकि इनके सर पे लाठी वगैरह पड़ गई थी। लाला लाजपत राय। तो हु वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीएनबी? तो लाला लाजपत राय वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीएनबी। पीएनबी की स्थापना का श्रेय श्री लाला लाजपत राय को जो है वो जाता है। और लाहौर के अंदर जो है वो ये बैंक बना था। और देखें, लाला लाजपत राय साहब का जो है वो पर्पस ये था कि एक बैंक बने जो भारतीय ही चलाएंगे, भारतीयों द्वारा स्थापित होगा, और जो बेसिकली भारत के जो है वो देखें किसान वर्ग है, मजदूर वर्ग है, उनको जो है वो आर्थिक सहायता, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस, इकोनॉमिक हेल्प वगैरह जो है वो उपलब्ध करवाई जाएगी, उनको लोन फैसिलिटी वगैरह उपलब्ध करवाई जाएगी, ताकि वो साहूकार या सेठ जी इनके जो है वो ब्याज के चंगुल में जो है वो ना फंसें, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो पीढ़ियाँ किसानों की जो है वो गुलाम ना हो, और किसानों और मजदूरों के हालात जो है वो सुधरे, उनको सस्ती दर पर जो है वो लोन उपलब्ध हो, ताकि उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर और उनके जीवन में जो है वो जीवन स्तर में जो है वो सुधार आए। इस पर्पस से जो है वो पीएनबी बना था। तो ईयर याद रखिएगा 1894। पंजाब नेशनल बैंक, जो कि आज हमारे इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर का बैंक है, दूसरा तीसरा, ठीक है, पहला जो है वो एसबीआई है। तो आज इंडिया के जो है वो सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से है ये।
तो पंजाब नेशनल बैंक हो गया 1894, 1881 में अवध कमर्शियल बैंक, 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अब अगला आता है देखें एसबीआई। नाम सुना होगा आपने, नीले कलर से लिखा हुआ है और इसका लोगो भी जो है वो नीले रंग का ही है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो इसको अपन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नोट ज़रूर जो है वो बनाइएगा, इनको ज़रूर जो है वो लिखिएगा और बने रहिए पेगासस कैरियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बहुत बहुत धन्यवाद।